دا रिवॉर्ड लेसन नंबर 6 क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 1। रिवॉर्ड एक ऐसे इनाम को कहा जाता है जिसे अर्न किया जाए, यानी किसी काम या मेहनत का बदला। इस कहानी में कुछ दोस्त जो एक क्लब में बैठे गपशप कर रहे हैं, इनके दरमियान बात हो रही है कि क्या एक इंसान की कामयाबी उसके जोश व जज्बा या डिटर्मिनेशन की वजह से है, या उसे मिलने वाले मौके यानी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो किसी शख्स को कामयाब बनाती हैं। कुछ का ख्याल है कि ये डिटर्मिनेशन या जज्बा है जिसको लेकर इंसान कामयाब होता है, जबकि कुछ दूसरों का ख्याल है कि अगर किसी शख्स को मौका ही नहीं मिलता, यानी उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो कैसे कुछ हासिल कर पाएगा या अपने शौक़ की तकमील करेगा। इन दोस्तों में एक शख्स जॉर्किंस इस गुफ्तगू में शामिल होता है। उसका कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ जज्बा है जो कि कामयाबी के लिए ज़रूरी है। इस पर इनका एक दोस्त टर्बर्ट यह सवाल करता है कि ख्वाह वो कुछ भी हो। इस पर जॉर्किंस जवाब देता है कि हाँ, ख्वाह ये कुछ भी हो। उसका कहना है कि ज़िंदगी एक रेस की तरह है, एक दौड़। इसमें जो लोग जल्द थक जाते हैं या हिम्मत हार देते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि जो इस रेस को जारी रखते हैं कामयाब होते हैं। इस पर टर्बर्ट फिर सवाल करता है कि अगर कोई शख्स सहारा, जो कि एक डेजर्ट है, वहाँ स्केटिंग चैंपियन बनना चाहे तो वो ये सब कैसे करेगा जबकि उसके पास दौलत भी ना हो। इस पर जॉर्कन फिर से कहता है कि वो दौलत इकट्ठी कर लेगा, फिर वो सहारा डेजर्ट में स्केटिंग रिंक बनवाएगा और वहाँ कंपटीशन मुनक़िद करेगा। इस तरह वहाँ कंपटीशन विन करते हुए वो स्केटिंग चैंपियन बन जाएगा। ये सुनने के बाद टर्बर्ट जॉर्कन से सवाल करता है कि क्या वो इस किस्म की कोई एग्जाम्पल दे सकता है। इस पर जॉर्कन जवाब देता है कि हाँ, वो कुछ ऐसी एग्जाम्पल दे सकता है जो कि सहारा डेजर्ट के चैंपियन बनने से कुछ कम नहीं। इसके बाद वो एक कहानी बयान करता है और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी सुनाने वाले मिस्टर जॉर्किंस हैं, ये नाम आप याद रखिए। जॉर्किंस हैं जो कहानी सुनाते हैं द रिवॉर्ड। वो कहते हैं कि सालों पहले एक नौजवान जो कि एक बेहतरीन एथलीट है, एक अच्छा खिलाड़ी, जो अपने स्कूल में बहुत से कंपटीशन जीत चुका था, उसे एक अछूता ख्याल आता है, एक ऐसा आइडिया जो बहुत अलग है, बिल्कुल अनोखा। वो शाही दरबार में एक बाजीगर का ओहदा हासिल करना चाहता है, जबकि इस कंट्री के दरबार में ऐसा कोई ओहदा नहीं था। तो फिर वो किस तरह शाही बाजीगर तैनात हो सकता था? ये बिल्कुल नामुमकिन था। इस मुल्क के रस्म व रिवाज ऐसे बेवकूफ़ाना नहीं थे कि वो शाही दरबार में एक बाजीगर मुतय्यन करें। लेकिन वो नौजवान अपने इस आइडिया को लेकर बहुत संजीदा था। इस वक्त कोई भी उसके इस अनोखे ख्याल से मुत्तफिक नहीं था, उसके वालिदैन भी नहीं। लेकिन दूसरे बहुत से नौजवानों की तरह वो भी शायद अपने वालिदैन को गलत साबित करना चाहता था। गॉर्जियस नाम का ये नौजवान, उसे किसी की भी कुछ परवाह नहीं थी। उसे यकीन है कि उसने जो सोच लिया था गलत नहीं था, वो ऐसा ज़रूर करेगा। जॉर्ज सियासत में शामिल हो गया। उसने बहुत सी तकारीर की, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, बहुत अच्छी तकरीरें, लेकिन इस तमाम अरसे में वो अपने आइडिया जो कि उसका मकसद था कभी नहीं भूला। उसके मुखालफिन ने इसकी मुखालफत की, जैसा कि सियासत में हुआ करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपने इन तमाम मुखालफिन को कमज़ोर करता चला गया। उसने कुव्वत हासिल कर ली। आखिर एक दिन उसे इतनी ताकत मिल चुकी थी कि वो खुलकर अपना एम्बिशन बयान कर सकता था। उसने बताया कि किस तरह शाही दरबार में मुतय्यन करदा बाजीगर एक मुकम्मल जिस्मानी फिटनेस का मुजाहरा करेंगे जो उनके सिपाहियों को तरगीब दिलाएगा। जिस्मानी मजबूती का ये मुजाहरा सिपाहियों को और मजबूत बनाएगा और वो भरपूर तरीके से अपने मुल्क का दिफा कर सकेंगे, अपने मुखालिफ हमसाया ममालिक को शिकस्त देकर अपने मुल्क की तरक्की और वक़ार में इजाफा करेंगे। बिल आखिर इसके इस ख्याल को समझ लिया गया और एक तवील अरसे की मेहनत और जिद्दोजहद के बाद शाही बाजीगर का ओहदा तश्कील पा गया। अब सवाल था इस ओहदा की तय्युनाती का कि कौन इस ओहदा का हकदार हो सकता था। यकीनन ये वही शख्स था जिसने उसके लिए अपनी तमाम उम्र सर्फ कर दी थी। ये जॉर्किंस के सिवा दूसरा और कोई नहीं हो सकता था। अब जॉर्किंस को बाज़ाब्ता तौर पर शाही दरबार का बाजीगर मुकर्रर करना था। इसके लिए एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया जा रहा था। यही वो वक्त था जब मैं, यानी कि जॉर्किंस ये कहानी सुनाते हुए कहता है कि मैं वहाँ पहुँचा। उस वक्त मैं भी नौजवान था और बहुत सा सफ़र पैदल किया करता था। वहाँ के, यानी कि इस कंट्री के लोग बहुत ही दोस्ताना रवैया रखते थे। उन्होंने मुझे इस तकरीब को देखने की इजाज़त दे दी। शाही दरबार को एक बहुत बड़े जिम्नेजियम की शक्ल दे दी गई थी। दीवारों पर सुर्ख पर्दे थे, छत से झूले लटक रहे थे
اور چمکدار فرش پر ہرڈلز کی ایک قطار نہایت نفاست سے سجائی گئی تھی۔ ایک بلند چبوترے پر شاہی خاندان تھا اور ان کے پیچھے اس دربار کے امراء اور وزیر۔ میوزیکل بینڈ مدھم سروں میں موسیقی بجا رہا تھا۔ ہر طرف سبز اور سنہری روشنی تھی۔ یہ اس قدر شاندار نظارہ تھا کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر دروازہ کھلا اور روشنی کے ایک سیلاب میں جورکنز سرخ یونیفارم پہنے ہوئے وہاں داخل ہوا۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا ان ہرڈلز کے قریب آیا جو اس نے اپنے اسکول کے دور میں بہت آسانی سے پار کر لیے تھے، لیکن اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کا جھکا ہوا بدن، اس کے سفید بال، اس کے چہرے پر اداسی کی جھلک دکھائی دی۔ اس نے رائل فیملی کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کے سوال کو فوراً سمجھ لیا گیا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے خراج تحسین پیش کر دیا گیا۔ اس سے کسی فزیکل ایکٹیویٹی کی توقع نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ لٹکتے ہوئے جھولوں کے قریب آیا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک جھولے کو ہلکا سا چھوا۔ ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا اور چلتا ہوا شاہی خاندان کی جانب اپنی نشست کی جانب بڑھا جو خاص طور پر اس کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد حاصل ہو چکا تھا جس کے لیے اس نے 60 سال محنت کی تھی۔ 60 years۔ جارج کی اس کہانی کو ختم کرتے ہوئے جورکنز نے ایک گہری سانس لی۔ شاید وہ اپنے کسی گمشدہ ایمبیشنز کے کھو جانے کا دکھ تھا۔ یہ لاسٹ ایمبیشن کیا تھا کسی نے اس سے سوال نہیں کیا، یہاں تک کہ ٹربٹ نے بھی نہیں۔ یہ سٹوری ریوارڈ دراصل انسان کی ڈریم لائف پر سوال اٹھاتی ہے کہ بعض اوقات ہم ریئل لائف کی بجائے ڈریم لائف جینا چاہتے ہیں۔ جب انسان ایک ڈریم لائف کی طرف موو کرتا ہے تو اسے بہت سی قربانی بھی دینا ہوتی ہے، اپنی زندگی کی قربانی، اور یہی اس کہانی کا تھیم ہے۔ امید ہے سٹوری دا ریوارڈ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس لیسن کے MCQs کے ساتھ۔